ओके, सो वेलकम टू सरीमोजो। सो ये है प्रॉब्लम सीरीज़ का पार्ट 7। आई नो काफ़ी गैप हो गया, मतलब पार्ट 6 काफ़ी पहले आया था एंड देन काफ़ी ज़्यादा लंबा गैप हो गया पार्ट 7 में। लेकिन ट्राई करेंगे, कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि मेरे ख्याल से सबसे हेल्पफुल जो भी होगा एडवांस के टाइम पे वो होगा प्रॉब्लम सीरीज़ ही, क्योंकि नए नए आइडियाज़ कैसे प्रॉब्लम्स को डील करते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है अभी। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को, ठीक है। सो ओके, फर्स्ट प्रॉब्लम क्या है वो देखते हैं। सो आई विल रिक्वेस्ट कि प्रॉब्लम को पहले देख के खुद से ट्राई करना, ठीक है। 5 to 10 मिनट्स थॉट दो, क्वेश्चन को थोड़ा अप्रोच बिल्ड करो कि हाँ इसको देख के हम ये अप्लाई करेंगे, ये करेंगे, थोड़ा अपने से ट्राई करो सॉल्व करने का, देन देखना सोल्यूशन तो ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। एंड एक बार में पूरा मत देखा करो सोल्यूशन, थोड़ा हिंट लो एक दो स्टेप का, देन खुद से अप्लाई करो कि हाँ इसके बाद हम क्या करते हैं। वो जो थिंकिंग एबिलिटी है ना, अप्रोच डेवलप करना, वो ऐसी होगा तुम खुद से ट्राई करोगे। बस देखते रहोगे मूवी की तरह तो नहीं होगा। सो प्लीज़ ट्राई करना खुद सॉल्व करने का, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। पहला प्रॉब्लम क्या है कि मेरे पास एक इंटीग्रेशन डिफाइन किया गया, आई सब आर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ए टू पाई प्लस ए मॉडुलस ऑफ 1/r साइन एक्स प्लस 1/r+1 कोसाइन एक्स डी एक्स, जहाँ पर हमको बोला गया कि ए बिलोंग करता है आर को एंड आर बिलोंग करता है नेचुरल नंबर में। देन हमको फाइंड करना है इस लिमिट का वैल्यू, ठीक है। सो सबसे समझ में आ रहा है कि इस समेशन तक पहुंचने के लिए पहले हमको सिम्प्लीफाई करना पड़ेगा आई आर को सिंपल फॉर्मेट के अंदर। एंड ये जो आई आर देख के हमको समझ में आ रहा है कि पक्का ये टेलीस्कोप हो रहा होगा, क्योंकि इस टाइप का और कोई तरीका है नहीं सम करने का। तो मोस्ट प्रोबेबली टेलीस्कोप हो रहा होगा, या फिर उसका ये दोनों कैंसिल होकर कुछ कॉन्स्टेंट वॉन्स्टेंट बच जाए, सिंपल जो आर स्क्वायर आर का कुछ सीरीज आ जाए जो हम इजीली निकाल पाए। लेकिन मोस्ट प्रोबेबली टेलीस्कोप होना चाहिए, ये तो आगे का थॉट हो गया। तो यहाँ तक पहुँचने पहले हमको आई आर लाना पड़ेगा कुछ सिंपल टर्म्स के अंदर। तो देखते हैं आई आर को। सो पहले तो देखो फॉर्मेट आई आर क्या है। तो 1/r साइन एक्स प्लस 1/r+1 कोसाइन एक्स, इसको देखिए क्या याद आ रहा है, ए साइन एक्स प्लस बी कोसाइन एक्स। तो हम बताए थे पिछले वीडियो में भी, पिछले नहीं आई गेस पार्ट 1 पार्ट 2 में, कि ये जो फॉर्मेट है ना ए साइन एक्स प्लस बी कोसाइन एक्स, ये काफ़ी मतलब फ्रीक्वेंटली अकरिंग पैटर्न है। तो दिमाग रखना कि जब भी इस टाइप का आता है तो कैसे मैनिपुलेट करते हैं हम, ठीक है। तो हम बता रखे हैं ये। तो ए साइन एक्स प्लस बी कोसाइन एक्स को क्या लिख सकते हैं हम, रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर साइन एक्स प्लस थीटा टेन थीटा आ जाएगा बी बाई के बराबर। दिख रहा है यहाँ पर सिंपल। तुम इसको कोसाइन में कर सकते हो, साइन में कर सकते हो, जो तुम्हारा मन करे। तो हम साइन में कर रहे हैं यहाँ पर। तो ए साइन प्लस बी कॉस इज इक्वल टू रूट अंडर ए स्क्वायर बी स्क्वायर साइन एक्स प्लस थीटा। यहाँ पे हम निकाल दिए कि थीटा क्या होगा, टेन इनवर्स बी बाई ए या फिर टेन थीटा इक्वल टू बी बाई ए। तो ये इंपॉर्टेंट मैनिपुलेशन दिमाग रखो, काफ़ी जगह हेल्पफुल रहता है ये। तो यहाँ पर कंपेयर करेंगे तो क्या आएगा, ए इज इक्वल टू आ जाएगा 1/r, बी इज इक्वल टू आ जाएगा 1/r+1। तो इसको करते हैं मैनिपुलेट। तो यहाँ से बस निकल के आ जाएगा कि जो ये 1/r साइन एक्स प्लस 1/r+1 को साइन एक्स है, ये हो जाएगा 1/r² प्लस 1/r+1 का स्क्वायर साइन एक्स प्लस थीटा टेन थीटा हो जाएगा r/r+1, ठीक है। यहाँ तक हो गया। तो ये जो टर्म है ये 1/r² प्लस 1/r+1 स्क्वायर, तो ये तो इंडिपेंडेंट है मेरा इंटीग्रेटिंग वेरिएबल डी एक्स से, मतलब एक्स से तो इंडिपेंडेंट है ना, तो इसको हम बाहर ले सकते हैं। तो मान लेते हैं कुछ कॉन्स्टेंट हो गया अल्फा। तो अब मेरे पास बच गया इंटीग्रेशन पाई टू पाई प्लस ए मॉड ऑफ साइन एक्स प्लस थीटा। थीटा भी यहाँ इंडिपेंडेंट है एक्स से, तो बेसिकली बस साइन ऑफ एक्स प्लस सम कॉन्स्टेंट बचा हुआ है। अब एक प्रॉपर्टी होता है जो पढ़ा होगा सब, जेई में भी पढ़ाते हैं नॉर्मली कोचिंग वगैरह में, कि अगर मेरे पास इंटीग्रेशन है के से के प्लस टी तक एफ एक्स डी एक्स का, और जहाँ मेरे पास टी क्या है, इस फंक्शन का टाइम पीरियड है, फंडामेंटल पीरियड है, देन इसको हम लिख सकते हैं 0 to t एफ एक्स डी एक्स। ट्राई करना खुद से प्रूव करने का। तो अगर एफ एक्स पीरियडिक है पीरियड टी से, तो हम ये लिख सकते हैं। तो तरीका क्या करने का, तो याद ऐसे कर सकते हो कि अगर मेरे पास ऐसे है के से के प्लस टी तक, तो बस के को 0 पुट कर दो, तो 0 to 0 + t एफ एक्स डी एक्स हो जाता है ये। तो इसका यूज़ करेंगे यहाँ पर। तो हमको पता है कि साइन एक्स का पीरियड होता है 2 पाई और मॉड साइन एक्स का पीरियड होता है पाई। पता है ना साइन एक्स क्या होता है, ऐसा होता है ग्राफ। ये हो गया पीरियड 2 पाई का, ये हो गया 0, ये हो गया पाई, ये हो गया 2 पाई। वही अगर हम मॉड करेंगे तो क्या होगा, ये ऊपर आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या होगा, ये हो गया पीरियड 0 से पाई में रिपीट हो रहा है, फिर पाई से 2 पाई रिपीट हो रहा है। तो मॉड साइन एक्स का, मॉड कोसाइन एक्स का, इनका पीरियड होता है पाई। तो यहाँ हम पुट कर देंगे एक्स प्लस थीटा की जगह टी, तो यहाँ से आ गया डी एक्स इक्वल डी टी। तो बस क्या निकला गया, अल्फा इंटीग्रेशन ए प्लस थीटा टू पाई प्लस ए प्लस थीटा मॉड साइन टी डी टी। अब यहाँ लगा दो, यहाँ पे ए प्लस थीटा बिहेव कर रहा है एज के, तो के से लेके के प्लस टी यही है ना। तो मॉड साइन टी पीरियड पाई होता है, इसका मतलब ये कांस्टेंट बिहेव कर रहा है, तो इसको कर दो 0। ये 0 हो गया, 0 हो गया, मतलब क्या हो गया 0 to पाई मॉड साइन टी डी टी। अब तो काफ़ी ईजी है, 0 पाई में तो पॉजिटिव होगा साइन टी, तो कर दो इंटीग्रेट, हो जाएगा 2। ये पता है ना, ये अगर है तो ये 2 होता है, तो आ गया 2 अल्फा। तो आई आर निकल के आ गया मेरे पास 2 अल्फा। अब यहाँ से हमको निकालना क्या था, निकालना था ये लिमिट एन टेंड इन्फिनिटी दिस वैल्यू। तो आई आर का स्क्वायर करना पड़ेगा। तो आई आर का स्क्वायर क्या हो जाएगा, दैट विल बी 4 अल्फा का स्क्वायर। तो 4 यहाँ पे इसको स्क्वायर कर दो, तो हो जाएगा 4 इंटू 1/r² प्लस 1/r+1 होल स्क्वायर माइनस दिस वैल्यू। अब यहाँ इसको कर दो सिम्प्लीफाई, तो आ जाएगा 4/r² माइनस दिस वैल्यू। अब तो सिंपल दिख रहा है, टेलीस्कोपिक है ये। अगर ये वी आर है तो ये वी आर प्लस 1 है। तो ट्रिक क्या है, छोटे वाला रख दो आगे जगह 1, तो यहाँ रख दो 1 माइनस बड़े वाला रख दो आगे जगह n, तो हो जाएगा n। अब यहाँ n को कर दो इन्फिनिटी, तो चला गया 0, n हो गया 1। तो 4 इंटू 1 यानी आ गया 4, तो इसका आंसर आ गया 4। तो काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है, बस अगर ये ऑब्जर्व हो गया ना कि ए साइन एक्स प्लस बी साइन एक्स का फॉर्मेट है, देन तुमको बस मैनिपुलेट करना है इस फॉर्मेट के अंदर। देन हमको ये प्रॉपर्टी बताना चाहिए
के से के प्लस टी वाला। तो काफ़ी सारे इसमें प्रॉपर्टी होते हैं डिफरेंट इक्वेशन में पीरियोडिक फंक्शंस के लिए, तो वो याद होना चाहिए, दिमाग में रहेगा तो काफ़ी जल्दी सॉल्व हो जाएगा। तो ये हो गया फर्स्ट प्रॉब्लम। ओके, नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। तो ये फन प्रॉब्लम है कि मेरे पास एक फिगर दिया है ए बी सी का, ये रहा फिगर। इसमें ट्रायंगल है, वैसे ट्रायंगल एक, और एक्स और वाई पॉइंट्स है बी सी और सी ए के ऊपर। तो बी सी मेरे पास ये रहा, इस पर एक्स पॉइंट है, और सी ए यहाँ पर इसमें वाई पॉइंट है। एंड आर इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ ए एक्स एंड बी वाई। तो ए एक्स हमारे पास ये हो गया, बी वाई हमारे पास ये हो गया, तो इसका इंटरसेक्शन पॉइंट दिया हुआ है तुमको आर। एंड कुछ दिया हुआ रेशियो ए वाई बाई वाई सी पी दिया है, ए आर बाई आर एक्स क्यू दिया है, और जहाँ बोला है कि पी क्यू जो है पॉजिटिव इंटीजर्स है, रियल नंबर है, इंटीजर नहीं बोला है। एक्सप्रेस करना है बी एक्स वाई एक्स सी को इन टर्म्स ऑफ पी एंड क्यू। ठीक है, क्वेश्चन है, मतलब ट्रायंगल दिया है, कुछ रेशियो दे रखा है और कुछ पूछ रखा है। ठीक है, तो इस टाइप प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जनरली यूज़ करते हैं वेक्टर, क्योंकि वेक्टर चैप्टर में इस टाइप क्वेश्चन बहुत आता है कि ट्रायंगल में कुछ दे देते हैं 2 पॉइंट और पूछते हैं रेशियो वगैरह। तो इसके लिए बेस्ट जो तरीका है करने का वो है मास पॉइंट थ्योरम। तो पहले कर देते हैं डिस्कस। तो क्वेश्चन समझ में आएगा सबको, ट्राई कर लो पहले। तो ये क्वेश्चन का सेटअप है, क्या क्या दिया हुआ हम लिख दिए हैं यहाँ पर, और क्या पूछा है वो बता दिए हैं, इनके टाइम में निकाल देना है। तो मास पॉइंट थ्योरम क्या बता देते हैं। तो जैसे फिजिक्स में क्या होता है कि मान लेते हैं एक रॉड है, इस पे ये मासेस रॉड है ऐसा मान लेते हैं, तो इसके 2 एंड पे 2 मासेस हैं, मान लेते हैं m1 हो गया, ये m2 हो गया। तो सेंटर ऑफ मास में पता है कहीं यहाँ पर आएगा। अब सेंटर ऑफ मास का मास क्या होगा, तो MCUM होगा। सेंटर मास मतलब क्या है कि अगर इस पूरे को हम इक्विवेलेंट बनाना चाहें तो सारा का सारा मास हम मान सकते हैं कि यहाँ कंसनट्रेटेड है, तो MCUM हो जाएगा कितना, m1 + m2। एंड इसका पोजीशन क्या होगा, तुमको पता है कि सेंटर मास के अबाउट जो होगा मास मोमेंट बराबर होता है, इसका मतलब m1 r1 बराबर हो जाएगा m2 r2 के। तो ये 2 प्रॉपर्टी पता है सबको, तो ये यहाँ से हम बता रहे हैं फिजिक्स में क्या होता है। अब इसका यूज यहाँ कैसे करेंगे। सो यहाँ हम कैसे कर सकते हैं कि इसको मान सकते हैं एक मासलेस रॉड जिसके एंड्स पर हम मासेज रखेंगे, बस ये यूज़ करने वाले हम। तो देखो फॉर रॉड AC, तो रॉड AC को कैसे करते हैं, ये मान लेते हैं रॉड AC हो गया। तो इस पर मान लेते हैं कुछ मास रखा है A और C के ऊपर, तो यहाँ पर बैलेंस हो रहा है इस पॉइंट के अबाउट, मतलब COM यहाँ पर है मेरा, एंड ये मेरा एक तरह से M1 मान लो, ये मान लो M2 हो गया। तुमको पता है ना कि M1 r1 = M2 r2 होगा, तो वही करेंगे यहाँ पर। तो मास एट A MA इंटू डिस्टेंस जो सेंटर मास है A, तो MA इंटू A इक्वल टू फिर सेंटर मास से इसका डिस्टेंस B एंड मास एट C, तो MA इंटू A इक्वल टू B इंटू MC। तो यहाँ से बस निकल के आएगा कि A/B इक्वल टू MC/MA हो जाएगा, MC/MA हो जाएगा। ठीक है, और A/B हमको दिया हुआ है P के बराबर, क्वेश्चन में दे रखा था, ये तो हो गया। नेक्स्ट मान लेते हैं रॉड AX को। तो रॉड AX बैलेंस कहाँ पर है, इस पॉइंट पर बैलेंस है, R पॉइंट पर, जहाँ इंटरसेक्शन होता है ना वहाँ बैलेंस होता है। तो ये हो गया सेंटर मास इसका। देन हम बोल सकते हैं कि MA इंटू अल्फा इज इक्वल टू MX इंटू बीटा, MA इंटू अल्फा इक्वल टू MX इंटू बीटा। तो यहाँ से अल्फा बीटा निकल के आ गया, और ये भी दे रखा था कि बराबर है Q के। ठीक है, हमको निकालना क्या है, X और Y का रेशियो निकालना है। तो मतलब हमको रॉड BC को देखना पड़ेगा। तो रॉड BC तुम्हारा बैलेंस किस पॉइंट के अबाउट है, वो X पॉइंट पर बैलेंस है। तो कर लेते हैं यहाँ पर। तो मास एट मतलब सेंटर मास क्या होगा इसका, तो वो हो जाएगा MB + MC, मास इन दोनों का सम होगा। सेंटर मास जो यहाँ पर होगा उसका, ये COM अगर है, तो ये अगर MB है और ये मेरा अगर MC है, तो यहाँ मास जो होगा MCOM वो क्या होगा, वो होगा MB + MC। ठीक है, यहाँ ऐसे कर दिए। अब यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, ले लेते हैं रेशियो, मतलब हम यहाँ पे डिवाइड कर लेते हैं मान लो MA से, तो MB/MA आ जाएगा, MC/MA आ जाएगा, और MX/MA आ जाएगा। MX/MA को पता है बराबर है Q के, फिर यहाँ आएगा M, यहाँ डिवाइड कर दो MA से, ऐसे कर दिए मान लो। तो MX/MA पता है हमको, Q होता है, ये Q हो गया। MB/MA पता है, हम नहीं पता है। MC/MA पता है, ये पता है P है। Q इक्वल टू आ जाएगा MB/MA + P, तो यहाँ से निकल के आ गया MB/MA = Q - P। अब रॉड BC के लिए हम मास बैलेंस करेंगे, तो MB इंटू X इक्वल टू MC इंटू वाई। तो यहाँ से बस निकल गया कि X/Y इक्वल टू MC/MB। ठीक है, अब क्या करते हैं, डिवाइड कर लेते हैं MA से ऊपर नीचे। तो MC/MA MB/MA आ गया। तो MC/MA क्या था, वो तो निकाल चुके हैं यहाँ पर, वो है P के बराबर, तो P आ गया। MB/MA क्या है, ये भी निकाल चुके हैं, Q - P है, तो आ गया P/Q - P। तो ये मेरा क्वेश्चन था कि BX/XC को हमको रिप्रेजेंट करना था इन टर्म्स ऑफ PQ, तो यहाँ पे निकल गया। तो काफ़ी हेल्पफुल मेथड है। वेक्टर थ्योरी क्वेश्चन जो होते हैं ना वो काफ़ी जल्दी सॉल्व हो जाएंगे इससे। बस तुमको यूज़ करना है मास सेंटर मास कॉन्सेप्ट का, एंड इसको बोलते हैं क्या है, मास पॉइंट थ्योरम। हेल्पफुल रहता है, इसको रख सकते हो दिमाग में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ, यहाँ पे एक डबल सिग्मा क्वेश्चन दिया हुआ है कि सिग्मा m = 0 ∞, n = 0 ∞, और m⁴ दिया हुआ है। तो इसका 2 अप्रोच सकता है। पहला अलजेब्राइक अप्रोच, तो अलजेब्राइक हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं, और जो कैलकुलस अप्रोच है इसका वो ग्रुप में पड़ा हुआ है टेलीग्राम चैनल पे, तो हम टैग कर देंगे या फिर हम पिन कर देंगे, या फिर मैसेज कर देना, हम शेयर कर देंगे। या सर्च करोगे ना ग्रुप में जाना, तो जो ज्वाइन नहीं किया ज्वाइन कर लेना। चैनल का नाम है क्वेश्चंस, लिंक मिल जाएगा पिन कमेंट और डिस्क्रिप्शन में। क्वेश्चंस ग्रुप में जाना, सर्च करना डबल सिग्मा, तो जितने भी क्वेश्चन जहाँ पर डबल सिग्मा इन्वॉल्व है वो मिल जाएगा। तो डबल सिग्मा के लिस्ट में तुमको एक क्वेश्चन मिल जाएगा, एंड उसका 2 अप्रोच जो होगा, कैलकुलस अप्रोच और अलजेब्राइक अप्रोच, वो मिल जाएगा। ठीक है, तो अलजेब्राइक हम यहाँ डिस्कस कर देते हैं। तो मेरे पास ऐसा दिया हुआ है, तो पहले क्या करते हैं, जो इंडिपेंडेंट टर्म है n से उसको बाहर लेते हैं। तो यहाँ पर हमको कह रहा है कि m फैक्टोरियल इंडिपेंडेंट है, तो इसको बाहर ले लेंगे सिग्मा से, तो यहाँ आ गया
एन अब देखो हम क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं m+1 से ऊपर नीचे। तो चूँकि ये n वेरिएबल में है तो हम m वेरिएबल कोई भी चीज़ अंदर बाहर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है सच, क्योंकि इंडिपेंडेंट है ये m जो है वो इंडिपेंडेंट है n से, तो अंदर बाहर कर सकते हैं। तो m फैक्टोरियल पर m+1 हो गया, यहाँ हो जाएगा m+1 × n फैक्टोरियल। अब यहाँ पर जो m+1 है उसको हम ऐसे ब्रेक कर रहे हैं, देखो m+n+2 -n+1, ये लिखा हुआ सेम चीज़ है ना, m+n+2 -n-1, क्या आ गया m+1, बस सेम चीज़ को हम ऐसे लिख दिए इस फॉर्मेट के अंदर। क्यों? क्योंकि हम यहाँ जो चीज़ है वो चाहते हैं क्रिएट करना ऊपर में, तो ऐसा कर दिया हम। फिर वहाँ क्या बस उसको सेपरेट कर दो, तो n फैक्टोरियल अपॉन ये क्या हो जाएगा, m+n+1 फैक्टोरियल हो जाएगा, फिर हो जाएगा -n+1 अपॉन दिस। अब यहाँ ध्यान दो, ये हो गया अगर VR तो ये है VR+1, दिख रहा है सिंपल। तो ट्रिक क्या है, छोटे वाले में आगे जगह रख दो फर्स्ट टर्म, यानी 0 रख दो यहाँ पर, तो हो जाएगा 0 फैक्टोरियल अपॉन m+1 फैक्टोरियल माइनस, इसमें रख दो n की जगह, मतलब यहाँ पे जो n है वहाँ रख दो n उसको कर दो इन्फिनिटी तरफ, तो हो जाएगा 0। तो यहाँ आ गया m फैक्टोरियल अपॉन m+1 फैक्टोरियल। अब ये पता है कि कैंसिल हो जाएगा, यहाँ क्या बचेगा m+1, तो ये आ गया 1 अपॉन m+1 का होल स्क्वायर। अच्छा एक बात और, ये जो हम 0 किए हैं इसको प्रूफ कर लेते हैं कि n+1 फैक्टोरियल बाई m+n+2 फैक्टोरियल और लिमिट n टेंड इन्फिनिटी, ये वैल्यू 0 होगा, ये प्रूफ कर लेते हैं, ठीक है। तो an डिफाइन कर रहे हैं इसी चीज़ को जो हमें प्रूफ करना है, तो हम निकालेंगे लिमिट n टेंड इन्फिनिटी am+1/n, तो ये हम निकाले यहाँ पर, तो यार n+2 अपॉन m+n+3, ठीक है। अब हमें पता है कि n ग्रेटर देन 0 होगा, ठीक है ना, n = 0 1 ऐसा होता जाएगा। तो अगर ऐसा है इसका मतलब क्या होगा, n+2 जो होगा वो 1 से बड़ा होगा, ऑफकोर्स बड़ा होगा कि मिनिमम n = 0, यानी कि ये मिनिमम 2 हो सकता है, तो 1 से बड़ा ही होगा। n छोटा होगा m+3 से, देखो अगर रखेंगे n का वैल्यू मिनिमम क्या होगा 0, देन 2 छोटा है 3 से, सही है, तो इसका ये चीज़ होल्ड करेगा। अब अगर इसमें हम ऐड कर दें, मान लो n+3 में अगर m ऐड करते हैं, तो m भी को पता है कि 0 1 2 ऐसा कुछ होगा, तो यानी कि n+3 से बड़ा होगा, ये बराबर होगा, बराबर का होगा जब m 0 हो जाएगा, तो बराबर होगा m+3 तो ये बड़ा ही होगा, तो हम बोल सकते हैं कि m+3 जो होगा वो लेस देन इक्वल टू m+m+3 होगा। अब यहाँ था m+2 जो है वो छोटा है m+m+3 से, तो n+2 अपॉन m+m+3 छोटा है 1 से। अब हम बताए थे एक रिजल्ट, जो वीडियो नहीं देखा है हम दे देंगे यहाँ बटन में लिंक, एक वीडियो था मेरा कॉची थ्योरम ऑन लिमिट्स, उसमें बताया था एक बोनस रिजल्ट क्या है कि लिमिट n टेंड इन्फिनिटी am+1/n का वैल्यू अगर l है और अगर ये मॉडल छोटा है 1 से, तो लिमिट n टेंड इन्फिनिटी n 0 होगा। तो यहाँ हम बोल रहे हैं ना कि ये चीज़ 1 से छोटा आ रहा है, इसका मतलब लिमिट n टेंड इन्फिनिटी n 0 होगा, तो वहीं से आ जाएगा कि ये 0 होगा। तो इसको डाउट था कि ये 0 कैसे हो गया, बहुत डाउट रहता है, तो ऐसे रिजल्ट हो गया, ये प्रूफ कर सकते हैं इस तरह से, ठीक है। तो यहाँ से बस निकल के आ गया, मेरे पास आ गया सिग्मा m = इन्फिनिटी 1 अपॉन m+1 का होल स्क्वायर। अब देखो ध्यान से रखो इसको, m को 0, तो आ गया 1/1 का स्क्वायर, फिर 1/2 का स्क्वायर, चलता जाएगा ऐसे। तो ये तुम्हारा हो गया फेमस बेजल सम, तो ये हम करवा चुके हैं चैनल के ऊपर, तो हम यहाँ देंगे लिंक। हम बताए थे 3 मेथड्स आई गेस प्रूफ कैसे करते हैं इस चीज़ को, तो वो देख सकते हैं, इसको देखना है। बाकी जिसको नहीं जो नहीं देखा है तो फॉर जेई ये गिवन होगा मोस्ट प्रोबेबली, तो रिजल्ट याद कर सकते हो कि सिग्मा 1/r² इज बेसिकली π²/6, और सिग्मा अगर तुम करते हो 1/odd का स्क्वायर, तो दैट इज नथिंग बट 3/4 ऑफ π²/6, याद कर सकते हो ये चीज़, यही इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ से प्रूव हो जाएगा कि जो सम है वो आएगा π²/6। इसका कैलकुलस अप्रोच मिल जाएगा तुमको टेलीग्राम चैनल पे, तो ज्वाइन कर लेना है, वहाँ जाके सर्च कर लेना डबल सिग्मा, एंड वहाँ तुमको एक क्वेश्चन मिल जाएगा विद सॉल्यूशन, तो वहाँ पे तुमको ये जो अप्रोच है कैलकुलस का वो मिल जाएगा, ठीक है। अच्छा अब डिस्कस करते हैं कुछ प्रॉब्लम कॉम्प्लेक्स नंबर्स के ऊपर, तो ये भी काफ़ी मेंस में आते रहता है, तो देखते हैं कैसे करेंगे। तो पहला क्वेश्चन क्या है कि ABCD जो है वो रिप्रेजेंट करता है कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 Z2 Z3 4 को, ठीक है। अब इफ़ A B एंड C आर नॉट कोलिनियर, ठीक है, कोलिनियर नहीं है, एंड दिया हुआ एक रिलेशन मेरे पास, देन वैल्यू पूछा है इसका, तो पहले प्लॉट करते हैं क्या क्या दिया हुआ। तो ये हो गया A, ये हो गया B, ये हो गया C, ये हो गया D। अब क्या बोला था पहले कि A B C आर नॉट कोलिनियर, तो देख लो A B C आर नॉट कोलिनियर, इसका मतलब क्या हो गया कि A B C कभी भी एक स्ट्रेट लाइन पे लाई नहीं कर सकता है। इसका मतलब ये हो गया कि वो एक ट्रायंगल फॉर्म कर रहा होगा, कि मान लो कोई 2 पॉइंट लाइन पे आ गए, हमको पता है ना कि कोई भी 2 पॉइंट तो हमेशा एक लाइन पे आ ही सकते हैं, 3 पॉइंट नहीं आ पाएंगे, अगर ऐसा है कंडीशन तो ट्रायंगल बन जाएगा फिर। तो यहाँ ABC से हम ट्रायंगल बना दिए। D मान लेते हैं कोई पॉइंट है यहाँ पर, अब क्या दिया है कि ये रिप्रेजेंट करता है Z1 Z2 Z3 को, तो कर दिए Z1 Z2 Z3, D हो गया Z4। अब यहाँ दिया रिलेशन 2Z1 + Z2 + Z3 = 4Z4। जब भी ऐसा कुछ दिया रहे तो इसका पक्का मतलब है कि यहाँ से कुछ निकल रहा होगा नॉन पॉइंट ट्रायंगल का। थोड़ा इसको करते हैं रीअरेंज, तुमको दिया जाएगा यहाँ से कि Z4 = हो जाएगा Z1 + Z2 + Z3/2/2। देखो यहाँ से इसी को करिए रीअरेंज बस। अब ध्यान दो Z2 + Z3/2 क्या हो गया, ये देखो ये है Z2, ये है Z3, इन दोनों का मिड पॉइंट हो जाएगा Z2 + Z3/2, ठीक है। अब फिर इस पॉइंट और Z1 का मिड पॉइंट है यहाँ D Z4, ऐसा दिया हुआ है यहाँ पर। अब हमको पता है कि कोई ट्रायंगल अगर है उसमें अगर हम ड्रॉ करते हैं मिड पॉइंट को मिलाने वाला लाइन, ये क्या हो गया, ये हो गया मीडियन। अब वो पता है कि मीडियन डिवाइड करता है एक ट्रायंगल को 2 ट्रायंगल्स ऑफ इक्वल एरिया में, तो मान लो मीडियन हो गया, तो ये ट्रायंगल का एरिया ये ट्रायंगल इक्वल होगा, तो बस वही चीज़ वहाँ हो रहा है। अब इस वाले ट्रायंगल में आ जाओ, छोटे ट्रायंगल के अंदर, इसमें क्या होगा, ये जो है D है वो मिड पॉइंट है इसका, इसका मतलब कि ये ट्रायंगल का एरिया और ये एरिया इक्वल होगा। और हमको पता है कि ये ट्रायंगल का एरिया देखो, ये पूरा एरिया कितना है, Δ/2,
और उसका आधा कर दिया, डेल्टा बाई 4 हो गया। इसका मतलब जो ये ट्रायंगल है ये डेल्टा बाई 4 है, ये ट्रायंगल डेल्टा बाई 4 है, ये भी डेल्टा बाई 4 है, डेल्टा बाई 4 है, ऐसा दिया हुआ है एक तरह से, ठीक है। तो हमसे पूछा है ट्वाइस ऑफ एरिया ट्रायंगल डी बी सी, तो दिस इज डी बी सी, तो ये क्या डेल्टा बाई 4 डेल्टा बाई 4, तो ट्वाइस ऑफ डेल्टा बाई 4 प्लस डेल्टा बाई 4 अपॉन एरिया ट्रायंगल ए बी सी, उधर डेल्टा हो गया, तो ये कितना हो गया, ये हो जाएगा ट्वाइस ऑफ दिस इज डेल्टा बाई 2 बाई डेल्टा, ये आ गया यहाँ से 1, तो यहाँ से इसका आंसर आ गया 1। तो अगर ज्योमेट्रिकली करोगे तो काफ़ी इजीली हो जाएगा, बाकी इसको करेंगे अलजेब्राइकली तो कॉम्प्लेक्स पड़ेगा। तो बेटर रहता है कि प्लॉट कर लो पॉइंट्स को, देखो पक्का कुछ नोन पॉइंट्स ही होगा, जो नोन रिजल्ट तुम पढ़ते हो वही सब यूज़ होने वाला है मोस्ट प्रोबेबली, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन क्या है कि लीस्ट वैल्यू ऑफ मॉड ऑफ जेड माइनस 3 माइनस 4 का स्क्वायर, ऐसे 3 टर्म्स दे रखे हैं, हम पूछ रखा है कि लीस्ट वैल्यू कब आएगा। तो इस सब के लिए हम बता रहे हैं ट्रिक्स, इसको नोट कर लेना, काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। तो पहले इसको लिखो इस फॉर्मेट में, तो जेड माइनस जेड 1 हो गया, जेड माइनस जेड 2 हो गया, जेड माइनस जेड 3 हो गया, और तुम्हारे पास स्क्वायर है, मतलब 3 पॉइंट्स हैं, ऐसे मान लो दिया हुआ है 3 पॉइंट्स, ये मान लो तुम्हारा 3 पॉइंट्स हो गया, Z1 Z2 Z3। अब इससे किसी डिस्टेंस पॉइंट मान लो कि पॉइंट जेड है, वेरिएबल पॉइंट है, वेरी कर सकता है, तो इन तीनों पॉइंट से डिस्टेंस मिनिमम कब होगा, जब ये जेड पॉइंट इस ट्रायंगल का सेंट्रोइड बनेगा। सिंपल दिख रहा है, सिमेट्री से दिख रहा है ये चीज़ की मिनिमम तभी होगा जब तुम्हारा ये सेंट्रोइड बनेगा। तो वही हम लिखें कि मिनिमम वैल्यू विल अकर एट सेंट्रोइड ऑफ गिवन ट्रायंगल। अब मेरे पास 3 पॉइंट्स हैं, ये पॉइंट देखो P है 3,4, Q है -2,7 और R है 5,-2, इनका सेंट्रोइड निकाल लो, उसी पॉइंट पर इसका मिनिमम आएगा। तो निकाल लो सिग्मा x1/3 सिग्मा y1/3, तो यहाँ से निकल के आएगा सेंट्रोइड 2,3, मतलब 2 + 3 और जो पॉइंट होगा उस पर इसका मिनिमम आएगा। बस यही तुम्हारा आंसर हो गया, नन ऑफ दिस का आंसर है। तो काफ़ी सिंपल है, बस दिमाग रखना है कि 3 पॉइंट्स हैं और किसी पॉइंट का निकालना है मिनिमम, तो पक्का है कि वो लाइक रहेगा सेंट्रोइड पे, बाई सिमेट्री, सिंपल दिख रहा है ये। अच्छा, एक और प्रॉब्लम क्या है, अगर मेरे पास 4 पॉइंट हो जाए, जैसे मॉड जेड हो गया, ऐसा हो गया, 4 पॉइंट बस हो गया, तो पहले वही फॉर्मेट लिख लो। तो पॉइंट क्या क्या है यहाँ पर 0,0 0,4 3,0 6,8, तो यहाँ कर लिया प्लॉट। अब इसमें क्या है कि ये पॉइंट P है, तो इसका मिनिमम वैल्यू क्या आएगा और कब आएगा, तो वो तब आएगा जब तुम्हारा ये APD और BPC ये कोलिनियर होगा, मतलब ये तीनों पॉइंट B P और C ये लाई करेंगे सेम लाइन के ऊपर, और तुम्हारा APD A P और D ये लाई करेगा सेम लाइन के ऊपर, तभी तुम्हारा ये मिनिमम आएगा, ठीक है। सबसे पहले कुछ कॉन्सेप्ट डिस्कस कर लेते हैं। ये बताई दिए कि ये मिनिमम को होगा जब तुम्हारा कोलिनियर होगा। दिमाग रखना तुमको, ट्रायंगल 3 पॉइंट के लिए सेंट्रोइड पे और 4 पॉइंट के लिए कोलिनियर होना चाहिए, दोनों लाइंस, तीनों पॉइंट्स मतलब कि ऐसे पॉइंट्स कोलिनियर, फिर ये पॉइंट्स कोलिनियर होने चाहिए। अच्छा, एक कॉन्सेप्ट पता होगा सबको कि मान लेते हैं कि ये बस कोई एक स्ट्रेट लाइन है, अब इस पे A से आए हुए पॉइंट P पे लैंड किया, देन B पे चला गया, तो ये P + PB का वैल्यू मिनिमम कब होगा, जब ये फॉलो करेगा पाथ ऑफ लाइट को। पता है ना कि अगर 2 पॉइंट के बीच में लाइट ट्रेवल करता है तो ऑलवेज फॉलो करता है पाथ ऑफ लीस्ट डिस्टेंस, तो ये मिनिमम तभी होगा जब तुम्हारा ये लाइट पाथ फॉलो करेगा, लाइट का पाथ फॉलो करेगा ये। तो इसका क्या मतलब है कि एंगल ऑफ इंसिडेंट बराबर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के, तो यहाँ हम देखो ये दोनों एंगल बराबर होगा कह सकते हैं, और ये दोनों बराबर होगा, अगर ये अल्फा है तो भी अल्फा होगा, तो ये वर्टिकल पॉइंट एंगल अल्फा ये भी होगा। इसका मतलब क्या है कि अगर ए का मिरर इमेज ले लें इस लाइन पे A', तो वो इसके साथ स्ट्रेट लाइन बनाएगा, ठीक है। ये पढ़ाते हैं जनरली मैथ में कि इसका मिरर इमेज ले लो और फिर ये होगा कोलिनियर, लेकिन आया कहाँ से है कि बेसिकली जो ये पाथ है, ये पाथ लाइट का पाथ होगा, तो ये दोनों एंगल बराबर होगा, यहाँ से ये दोनों एंगल बराबर होगा, तो अल्फा अल्फा ये हो जाएगा अल्फा हो जाएगा। यहाँ से याद आता है कि अगर ये दोनों बराबर है इसका मतलब क्या है, ये मिरर इमेज है इसका, तो ये बोल रहे हैं कि APB पाथ होना चाहिए लाइट का, ठीक है। दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है कि मान लो A से B जाना है हमको P होते हुए, तो मिनिमम कब होगा जब तुम्हारा ये APB कोलिनियर होगा, लाई करेगा सेम स्ट्रेट लाइन के ऊपर। वही यहाँ कॉन्सेप्ट था ना कि तुम्हारा ये डिस्टेंस, मतलब ऐसे मान लो कि AP + PD मिनिमम कब होगा, जब ये कोलिनियर होगा, फिर PC + PB मिनिमम कब होगा, जब ये कोलिनियर होगा। तो इन दोनों को अलग अलग कोलिनियर कर देंगे तो मेरा आ जाएगा कंडीशन फॉर मिनिमम वैल्यू। तो वही करते हैं यहाँ पर। तो पहले निकालते हैं इक्वेशन AD का, तो इक्वेशन निकाले AD का तो वो आ जाएगा y = दिस, फिर इक्वेशन निकालते हैं BC का तो आ जाएगा ये। अब इन दोनों को सॉल्व कर लो तो पॉइंट आ गया x = 3/2, y आ गया 2, तो मिनिमम आएगा z = 3/2 + 2 पे। पुट करो इसको यहाँ पर, तो यहाँ पे सॉल्व करोगे तो ई मिनिमम आ जाएगा 15 के बराबर। तो जो एक्सप्रेशन था इसका मिनिमम वैल्यू आएगा 15, एट कब आएगा 3/2 + 2 के ऊपर z = 2। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है ट्रायंगल के लिए सेंट्रोइड, और इसके लिए कोलिनियर होना चाहिए दोनों लाइंस, मतलब दोनों लाइंस ऐसे स्ट्रेट होना चाहिए और पॉइंट जो है कोलिनियर होने चाहिए, ठीक है। अच्छा, अगला क्वेश्चन क्या है कि लेट M बी द लार्जेस्ट रियल सोल्यूशन टू द इक्वेशन दिस देयर आर पॉजिटिव इंटीजर, मतलब M को पहले निकालना है, M जो है वो लार्जेस्ट सोल्यूशन है इसका, एंड देन M को हम ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो वैल्यू बताना है इसका, ठीक है। इजी क्वेश्चन। तो पहले देखो पहले इसको लिख लेते हैं, ये दिया हुआ है। अब ऑब्जर्व करो कि जो यहाँ पर मेरे पास नीचे है वही ऊपर लिखा हुआ है। सबसे पहला ऑब्जर्वेशन यही है 17 17 19 19,
तो हम ट्राई करते हैं कि इसको हम हटा लें यहाँ से। अब तुम अगर यहाँ कुछ ऑब्जर्व नहीं करोगे, डायरेक्टली करोगे यहाँ पर कि सॉल्व करने लग जाएँ, तो फिर इसको लो एलसीएम फिर करते रहो तो बहुत लेंदी हो जाएगा, उतना लंबा करना नहीं है सोल्यूशन को। दिख रहा है यहाँ आ जाएगा 4 डिग्री क्वेश्चन, 4 डिग्री है, फिर यहाँ अप्लाई होगा इधर 4 का 2 से, तो 6 डिग्री क्वेश्चन आ जाएगा। तो 6 डिग्री का इक्वेशन सॉल्व करना मतलब नॉट पॉसिबल। तो कुछ यहाँ पे ऑब्जर्वेशन होगा वो देखेंगे। तो यहाँ दिख रहा है कि 3 है 3 है, 5 है 5 है, तो हम ट्राई करते हैं कि ये चीज़ कैंसिल हो जाए। कैसे कर सकते हैं सर? यहाँ देखो -4 को इधर भेजो तो क्या हो जाएगा +1 +1 +1 +1। अब इनको ऐड कर दो। ऐड करने से क्या हुआ कि मेरे पास ये टर्म था, देखो 3/x-3 +1, तो आ गया 3 + x-3/x-3, 3 कट गया तो आ गया x/x-3। सारे में पास न्यूमरेटर सेम हो गया x। तो हम क्या कर सकते हैं यहाँ से x कैंसिल कर देते हैं यहाँ पर दोनों साइड का। अब अज्यूम क्या कर रहे हैं कि x 0 के बराबर नहीं है, ठीक है। अब यहाँ देखो मेरे पास क्या बचा, 4 टर्म बचे मेरे पास, 1/x-3, 1/x-5, 1/x-17, 1/x-19। अब करना है इनको ग्रुपिंग। तो देखो कुछ पैटर्न दिख जाना चाहिए। तो यहाँ देखो 3 + 19 22, 5 + 17 22, इनको क्लब कर दो। तो क्लब कर दिए, बस यहीं क्लब किए। कुछ कॉमन ऐसा होना चाहिए दोनों को, दो जो टर्म क्लब करोगे। तो यहाँ दिख रहा है सम 22 आ रहा था, तो क्लब कर दिए। तो यहाँ पे क्या हुआ, x-11 आ गया ऊपर में, तो ये कैंसिल हो जाएगा अज्यूमिंग x ≠ 11 है। अब क्या बचेगा 2/this² = 1। अब यहाँ से सॉल्व कर सकते हैं, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है ये। इसको यहाँ ले जाओ, इसको यहाँ ले जाओ, यहाँ आ जाएगा 4D का क्वेश्चन। लेकिन हम इसको और करते हैं 1005। तो दिमाग लगाओ 57 और 85/2 क्या होगा, ये हो जाएगा 71। तो अगर हम देखें तो 71 जो है वो इन दोनों से 57 और 85 से इक्वल डिस्टेंस है। 14 यहाँ भी है, 14 यहाँ भी है। तो अगर हम x² - 22x + 71 को t ले लें तो इससे क्या होगा, ये हो जाएगा t - 14, ये हो जाएगा t + 14। इसको करो सॉल्व यहाँ पर, तो पास निकल के आ जाएगा t² - 40 - 1 = 0, ठीक है। अब यहाँ से डबल आएगा t का। तो हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर, चाहिए वो लार्जेस्ट वैल्यू, बोला था ना m जो है वो लार्जेस्ट सॉल्यूशन है इसका। तो हम नेगेटिव इग्नोर करेंगे, निगेटिव से छोटा हो जाएगा मेरा आंसर, हमको और बड़ा करना है, लार्जेस्ट वैल्यू चाहिए हमको। तो t में हम यहाँ पे माइनस और टर्म इग्नोर कर रहे हैं, हम प्लस ले रहे हैं सिर्फ। तो t = आ गया दिस वैल्यू 2 + 2 √50। अब यहाँ को चाहिए था कि t किसके बराबर था, वो था इसके बराबर, x² - 21 के इक्वल दिस वैल्यू हो गया। तो यहाँ से बस निकल के आ गया कि x का जो वैल्यू होगा वो ये होगा, ये होगा तुम्हारा लार्जेस्ट वैल्यू। यहाँ भी तो माइनस इग्नोर कर रहे हैं हम, मैक्सिमम वैल्यू चाहिए हमको, तो प्लस लेंगे हर जगह। यहाँ प्लस ले लिए। अब ये बस हो गया a, ये हो गया b, ये हो गया c। तो जो निकालना था √a + b + c, तो कितना आ जाएगा √263, ये आ गया 16। तो ये तुम्हारा हो गया आंसर, ठीक है। ओके, लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो। तो यहाँ पे ये शायद VT सर के सीट का क्वेश्चन है, लेकिन काफ़ी ईजी क्वेश्चन है, ठीक है। तो क्या है, गिवन x एंड y आर रियल नंबर सेटिस्फाइंग दिस, एंड देन कौन कौन सही है बताना है। तो जब भी हम ऐसा देखेंगे ना कि एक इक्वेशन है बस जहाँ पे 2 वेरिएबल है, मतलब 2 वेरिएबल और एक इक्वेशन दिया है, उनको पता है ना कि अगर उनको सॉल्व करना है 2 वेरिएबल को, तो एटलीस्ट हमको चाहिए 2 इक्वेशन। तो यहाँ पर बस एक ही वेरिएबल, एक ही इक्वेशन है, 2 वेरिएबल है, इसका मतलब है कि वो पक्का सॉल्व होगा बाउंड्री कंडीशन के ऊपर, 100% यही होगा हर केस में। यहाँ देखो x y है और मेरे पास एक ही इक्वेशन है, तो सॉल्व करना होगा हमको मतलब बाउंड्री कंडीशन पे। तो चेक करते हैं, तो हम क्या करते हैं, थोड़ा क्लबिंग करते हैं। मान लो sin y को कॉमन ले लिए, तो क्या आ गया 2 sin x + 6 cos x और +3 cos a बच गया। अब मान लेते हैं इसको a, तो ये क्या बच गया, a sin y + 3 cos a हो गया। अब उनको पता है कि a sin x + b sin x का वैल्यूज होता है, अगर x बिलोंग्स टू R है तब क्या होता है, वो होता है -√2 + √2 इसके से लाइक करता है। तो यहाँ देखो a का वैल्यू क्या आ जाएगा मैक्सिमम, तो आ जाएगा √36 + 4, तो आई गेस 40 आ जाएगा, √40 आ गया, ठीक है। अब √40 यहाँ आ गया इसका मैक्सिमम वैल्यू, फिर √40 और 3 का मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा, तो √40 + 9 7 आ गया। देखो इसका मतलब मैक्सिमम 7 आ रहा है, यहाँ भी 7 है, इसका मतलब है कि ये मैक्सिमम वैल्यू अटेंड कर रहा है। तो बस सेटिस्फाई हो रहा है बाउंड्री कंडीशन पे। बाउंड्री मतलब क्या हुआ, मैक्सिमम वैल्यू कहीं पे सेटिस्फाई हो रहा हो, तो यानी सेटिस्फाई हो रहा है बाउंड्री कंडीशन पे। तो हम एफ ले लेते हैं, ये 2 sin 3 cos x। तो अब ये वैल्यू मैक्सिमम कब होगा वो हम निकाल सकते हैं। तो एक तरीका तो है कि सॉल्व करके निकाल लो कि कब हो रहा है, लेकिन वो पता है अगर ये मैक्सिमम है तो इसका मतलब डेरिवेटिव = 0 होगा उस पॉइंट पे, बस f' निकालो = 0 कर दो, यानी कि tan स्क्वायर 3 हो जाएगा। इस क्वांटिटी पे ये क्वांटिटी मैक्सिमम आएगा, ठीक है। अब fy क्या था, √40 sin y + 3 cos y। अब ये मैक्सिमम कब होगा, फिर f' 0 कर दो, तो tan y निकल गया √40/3। तो ऑप्शन में क्या चाहिए था हमको, मुझे चाहिए था tan स्क्वायर x + sec स्क्वायर y, तो वो निकल जाएगा यहाँ से, पहले निकाल लेते हैं। तो tan स्क्वायर x + sec स्क्वायर हो जाएगा तुम्हारा 50/9, तो ऑप्शन सी सही हो गया, ठीक है। अब निकालना है cosine x + sin x अपॉन cosine x - sin x। तो इसमें क्या करो, डिवाइड कर दो तुम cosine x से ऊपर नीचे, तो हो जाएगा 1 + sin x 1 tan x। ये निकाल चुके हैं tan x वैल्यू, तो ये निकाल दो, 1 + sin x 1 tan x कितना देगा 2। तो ऑप्शन ए भी सही है, तो ए सही हो गया। ये तो एक ऑप्शन निकल गया तो गलती हो गया, ये गलती हो गया। अब ये हम निकाल दिए कि सही है, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा ए और सी सही, ठीक है। सो काफ़ी अच्छे प्रॉब्लम्स थे, बस थोड़ा मोड़ा ऑब्जर्वेशन करोगे तो काफ़ी हो जाता है सिंपल। जो यहाँ पे बताए थे ट्रिक्स वगैरह, मास पॉइंट थ्योरम हो गया, फिर ये 3 के लिए ट्रिक हो गया, 4 के लिए ट्रिक हो गया, इसको रखो नोट करके, काफ़ी हेल्पफुल रहता है सॉल्व करने प्रॉब्लम्स। ओके, सो दैट्स फॉर दिस वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।